हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप सभी का मैं अपने इस इंस्टीट्यूशन सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, एक कह सकते हैं कि सिविल सर्विसेज में जिसका उपयोग बहुत ही अधिक होता है, उस टॉपिक को लेकर आए हैं, उस सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी क्या है। ठीक है? आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी का बहुत ही महत्व होता है, सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और साथ-साथ सिविल सर्विसेज में किस तरीके के अप्रोच को हमें लेकर चलना होगा, किस तरीके के हमें उपागम को समझते हुए चलना है। आइए, सबसे पहली बात हम लोग करेंगे पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इंडियन पॉलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि पॉलिटिकल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसमें ही वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज ये भ्रम आपका मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि आज मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं कि पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है? तो सबसे पहली बात हम कहेंगे पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, पॉलिटिकल साइंस जो है एज अ एक डोमेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है, एक विषय है जिसमें राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ जितने भी सैद्धांतिक पहलू हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछे पॉलिटिकल क्या है, पॉलिटिकल जो है वो राजनीति के सैद्धांतिक पक्षों को प्रदर्शित करता है, थ्योरेटिकल पार्ट्स को प्रदर्शित करता है। ठीक है? यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपको राजनीतिक विचारकों के विचार को भी देखना होगा, सैद्धांतिक, जैसे कि आप वेस्टर्न फिलोसफर पढ़ते हैं, इंडियन फिलोसफर पढ़ते हैं, बहुत सारे विचार हैं, उनके उन विचारों को देखना होगा, बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनको समझना पड़ता है। तो ये एक डोमेन सब्जेक्ट है जिसको आप लोग पढ़ते हैं और जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो उसमें पीएसआईआर पढ़ना होता है, पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होता है, तो उसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों को छोड़ लिया जाता है, पीएसआईआर हो जाता है वो। अभी हम बात करेंगे आज आपसे पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेट है, किसका सेट है? तो फंडामेंटल रूल्स का सेट है, यानी मूलभूत नियमों का समूह है संविधान। बच्चों, हम मूलभूत नियम क्यों कह रहे हैं, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें सभी नियमों को शामिल नहीं किया जाता। अब जैसे आप सड़क पे जा रहे हो और एक लाइट जल जाए, पता चला ट्रैफिक लाइट है, वो रेड हो जाता है, आप रुक जाते हो, वहां अपने वाहन को रोक देते हैं आप। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये बात संविधान में लिखी गई थी कि वाहन रोकना है रेड लाइट देख के? नहीं, ये ट्रैफिक नियमों, परिवहन के नियमों के तहत इसको लाया गया है और उसका हम लोग पालन करते हैं। तो इस तरीके के विभिन्न प्रकार के नियम कानून है जिसे हम फॉलो करते हैं। लेकिन वो नियम कानून संसद के द्वारा, विधानमंडलों के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो संविधान में कैसे नियम है? तो संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, मुख्य मुख्य कानूनों का समूह है ये। ठीक है? यहां तक समझ आया होगा कि यह मुख्य मुख्य नियमों का समूह है। तो मूलभूत नियमों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संविधान कहते हैं। तो आपसे एक बात करते हैं हम, जैसे अगर हम कहें कि भाई क्या सिर्फ नियमों का समूह ही संविधान है? तो नहीं, इसके साथ आपको जोड़ना होगा कि मूलभूत नियमों का समूह जिसके आधार पर किसी भी व्यवस्था को चलाया जाता है। एनी सिस्टम कैन बी रन, चलाया जा सकता है। जैसे कौन सा सिस्टम चलाया जाता है? तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर हम आपसे कहें कि क्या कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी का भी अपना संविधान होता है? क्या राजनीतिक दलों का भी अपना संविधान है? क्या आप जानते होंगे कि जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कंपनी है, सबका अपना बाय लॉ बना हुआ है, सबका अपना-अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबके अपने-अपने प्रोविजंस बनाए गए हैं।
तो इसी प्रकार से जैसे एक छोटे से कंपनी को चलाने के लिए, एक राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए जैसे आपको नियमों की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही वैसे ही बच्चों यहाँ पर संविधान देश चलाने के लिए यानी कुछ मूलभूत नियमों की आवश्यकता देश को चलाने के लिए भी पड़ती है। क्योंकि एक छोटे से इंस्टीट्यूशन के लिए जब नियम कानून चाहिए, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए तो आप जानते हैं कि जाहिर-सी बात है कि इसमें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझ में आया पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यहाँ पर अपने अलग संविधान है। तो क्या आपको लगेगा कि सर बीजेपी का अपना संविधान है क्या? हाँ, बिल्कुल है। कांग्रेस का अपना संविधान है, सपा का अपना संविधान है, जेडीयू का अपना संविधान है, आरजेडी का अपना संविधान है। तो ये संविधान हम लोगों पर लागू होगा? नहीं लागू होगा मेरे दोस्तों। क्यों नहीं लागू होगा? क्योंकि हम लोग बीजेपी, सपा, आरजेडी के सदस्य नहीं है, यानी उनका संविधान उनके ही सदस्यों पर लागू होगा। क्लियर है ये बात? उनका संविधान उनके सदस्यों पे लागू होगा। लेकिन हम आपसे पूछें कि क्या अमेरिका का संविधान हम अभी बनारस में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, क्या अमेरिका का संविधान हमारे ऊपर लागू होगा? तो नहीं, हमारे ऊपर इंडिया का संविधान लागू होगा। यानी साथियों, ये बात समझना है कि जिसका संविधान है, जैसे कि आरजेडी का संविधान है, तो आरजेडी के जो सदस्य होंगे, उन पर लागू होगा वो। ठीक है? इसी तरीके से भारत का संविधान भारतीयों पर लागू होता है। ठीक है? और जो भारत में रहेगा उस समय, उस पर भी लागू होगा। भारत के भूभाग में जो बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं, उस पर भी लागू होता है। ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी होती है। देश को चलाने के लिए देश को चलाने के लिए भी हमें मूलभूत नियमों की आवश्यकता होती है। वो संविधान है। तो संविधान कुल मिलाकर क्या है? तो वो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, जिसके आधार पर किसी भी व्यवस्था को चलाया जाएगा, चाहे वो देश हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई इंस्टीट्यूशंस हो, सबके अपने-अपने कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई। हम लोग सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब आपसे हम बात करते हैं पॉलिटी की। कई लोगों को लगता है कि पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें वो संविधान पढ़ते रहते हैं। पॉलिटी और संविधान में क्या अंतर है? पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं? क्या अंतर है? ये बात आपको मैं आज बताता हूं। देखो यार, एक चीज ध्यान रखना है बच्चों कि पॉलिटी जो है, अगर एक लाइन में इसे अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, तो पॉलिटी इज अ फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Polity is a functional form of constitution. संविधान का प्रक्रियात्मक स्वरूप संविधान का प्रक्रियात्मक स्वरूप यानी कि फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? तो वो फंक्शनल फॉर्म है, इसको आपको समझना होगा। जैसे परिभाषा से ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, इसको और भी तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विथ चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कंट्री, इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ कंट्री। ठीक है? मतलब देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार यदि हम संविधान का अध्ययन करते हैं, उसे हम राज व्यवस्था कहते हैं, पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी को हिंदी में हम लोग राज व्यवस्था कहते हैं। यानी राज व्यवस्था क्या है? तो संविधान का प्रक्रियात्मक स्वरूप है। प्रक्रियात्मक स्वरूप का मतलब क्या है कि अगर परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उसका असर संविधान पर दिखाई पड़ेगा। अब ये बात थोड़ी-सी थ्योरेटिकल लग रही है, थोड़ा सैद्धांतिक लग रहा है, तो इसे हम प्रैक्टिकल करने के लिए, इसको व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए आपको एक छोटा-सा एग्जाम्पल देने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे बताइए कि 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी बने। 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। और 2024 में भी 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पीएम बने, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब आप मुझे बताइए कि 2014 में प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर थे या 2024 में ज्यादा ताकतवर है?
सोच के उत्तर दीजिए कि क्या 2014 में प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर थे या 2024 में? तो आइए साथियों समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सैद्धांतिक रूप से, यदि हम संविधान की बात करें, तो बच्चों आर्टिकल 75 संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री का प्रोविजन करता है, प्रावधान करता है, उनकी नियुक्तियों के बारे में बताता है। लेकिन मेरे भाइयों, भारतीय संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि जब अलायंस के द्वारा प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, यानी कई पार्टियां मिलकर जब सरकार बनाएंगी, प्रधानमंत्री बनाएंगी, तो वो प्रधानमंत्री कमजोर होगा अपेक्षाकृत किससे? तो जो अकेले पार्टी सरकार बनाई है, अकेले पार्टी मेजॉरिटी लाकर प्रधानमंत्री बनाई है, उसके अपेक्षा जो है अलायंस वाले का प्रधानमंत्री कमजोर होगा, ऐसा कहीं संविधान में लिखा नहीं गया है। लेकिन मेरे साथियों, अगर हम बात व्यवहार की करें, तो आप कहेंगे कि नहीं सर, आप कहेंगे कि 2024 में पीएम जो हैं वो कमजोर हैं अपेक्षाकृत 2014 के। 2014 में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने अपार बहुमत लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठाया, गद्दी पर बैठाया। लेकिन 24 में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और उसके साथ साथ चिराग पासवान और कई दलों के गठबंधन से आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जिस बेबाकी से जिस तरीके का निर्णय वो ले पा रहे थे, वो शायद अब इफेक्ट हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रभावित हो सकता है क्योंकि अब सभी घटक दल जो कंपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे भी पूछकर निर्णय लेना पड़ेगा। वास्तव में निर्णय तो लेना ही चाहिए, यदि आप अलायंस में सरकार बनाए हैं, अगर आपका पार्टी अकेले बहुमत ला दी, फिर भी आपको लेना चाहिए। लेकिन अब ये प्रैक्टिकली यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन सैद्धांतिक रूप से संविधान में कहीं भी दोनों के शक्तियों में अंतर नहीं लिखा गया है। दूसरी चीज बताता हूं आप, भारतीय संविधान में संशोधन किया गया और एनजेएसी का प्रोविजन किया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कहा गया कि एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कहा गया एनजेएसी के माध्यम से क्या होगा? तो एनजेएसी के माध्यम से जजेस का अपॉइंटमेंट होगा। जजेस को अपॉइंट किया जाएगा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, ठीक है? ये बात बताई गई उसमें। लेकिन मेरे साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि यह असंवैधानिक है और जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचाता है। ये इंडिपेंडेंस, जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। इसलिए जुडिशियरी ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसका मतलब है साथियों कि संविधान में जो चीजें सैद्धांतिक हैं, ये जरूरी नहीं कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उस पर प्रभाव ना पड़े, वो आपको प्रभाव देखने को मिलता है। और यही तो है पॉलिटी। क्या है पॉलिटी? संविधान का व्यवहारिक स्वरूप है, क्रियात्मक स्वरूप है, फंक्शनल फॉर्म है। यानी पॉलिटी क्या है? तो फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब देखिए, यहां पर हम अगली बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत में, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या फिर ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन की बात अगर हम करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह देखना होता है संविधान, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे हम। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और उसका डिवीजन कैसे किया गया है, उसका बंटवारा कैसे किया गया है, किस किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, ऐसे तो कई प्रकार के संविधान हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लेखन के आधार की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग की बात करते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग। लेखन के आधार की अगर हम बात करते हैं, तो दो प्रकार के संविधान हैं। लेखन के आधार पे दो प्रकार के संविधान हैं।
कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आपका लिखित संविधान, और दूसरा हो जाएगा मौखिक या लिखित संविधान, मौखिक मौखिक संविधान। यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम समझते हैं यहां पर, तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको समझना होगा कि संविधान बना कैसे है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर, उसके जो बनाने का जो प्रोसीजर रहा है, जो प्रोसेस रहा है, उसी के आधार पर हम लिखित या मौखिक में विभाजन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें लिखित संविधान किसे कहते हैं, तो वह संविधान, वह कॉन्स्टिट्यूशन जो निश्चित समय में, साथियों डेफिनिट टाइम में, जो निश्चित समय में किसी विशेष समिति द्वारा बनाई गई है, लिखी गई है, वह होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? तो वह कॉन्स्टिट्यूशन जिसको डेफिनिट टाइम में किसी स्पेसिफिक कमिटी द्वारा बनाया गया है, उसे हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इसको कह सकते हैं ऐसे कि फॉर्म्ड बाय एनी स्पेसिफिक, कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कमिटी, या कह सकते हैं कि किसी विशेष समिति द्वारा इसको बनाया गया है, लेकिन स्पेसिफिक कमिटी के साथ साथ टाइम भी क्या होना चाहिए साथियों? फिक्स होना चाहिए, फिक्स टाइम में ये बनाया गया हो, निश्चित समय में बनाया गया हो। यानी कि जैसे अगर हम आपसे बात कर ले कि यार भारत का संविधान कितने दिनों में बना है, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, मेरे साथियों बहुत सारे भाई बताएंगे कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी 2 year 11 months and 18 days, 2 year 11 months and 18 days। अगर हम बात करें इसी तरीके से, अगर हम कहें कि यूएसए का संविधान कैसे बना, कितने दिनों में बना है, तो आप कहेंगे कि सर 4 महीने में बना। मतलब एक फिक्स टाइम आप बता सकते हो। फ्रांस का पूछूंगा बता दोगे। लेकिन आपसे मैं अगर पूछूं कि ब्रिटेन का संविधान कितने दिन में बना, आखिर ब्रिटेन का संविधान कितने दिन में बना है, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या बताओगे आप कि ब्रिटेन का संविधान कितने दिनों में बना है? तो साथियों आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लगातार क्रमबद्ध धीरे धीरे विकासों के परिणाम स्वरूप बना है। धीरे धीरे एक क्रमबद्ध सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुआ, धीरे 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 एक राजा आया, उसने कुछ कानून दिया, कुछ प्रावधान दिया, एक रानी आई, उसने कुछ प्रावधान दिया, और धीरे 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 आपको संविधान देखने को मिलेगा। कोई स्पेसिफिक कमिटी नहीं बिठाई गई थी इसके लिए, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं लगा है इसको बनने में, इसलिए हम इसे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी कि जो इनडेफिनिट टाइम में बना है, जो डेफिनिट टाइम में बना है उसे हम कह रहे हैं कि लिखित संविधान है, जो निश्चित समय में बना है। और जो अनिश्चित समय में बना है, जो अनिश्चित समय में बना है, जिसके लिए कोई समिति ने नहीं बनाया, समय में तैयार है, तैयार किया गया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मौखिक संविधान कहते हैं। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन और ओरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे कि अच्छा, इसमें कई लोग जो हैं ये भी है, शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शॉर्टकट में क्या कह देंगे। कई जगहों पे कहा जाता है कि जिसका अधिकांश हिस्सा लिखा गया हो उसको लिखित संविधान कहते हैं, और जिसका अधिकांश हिस्सा मौखिक रूप में हो, जो किसी पत्राचार में लिखा न गया हो, उसे हम कहते हैं ओरल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाएंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। कोई भी बच्चा, जो बच्चा अगर जुड़ के देख रहा है वीडियो को, वो बच्चा जो है वो क्लियर रहे कि आपको सारा नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसके लिए हम लोग
यूट्यूब में जाकर आपको देखेंगे कि वहाँ पर जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से जो है चैनल से जुड़ के आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएँगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। एक और टर्म हमें समझना है यहाँ पर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बेसिक बातें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सुना होगा गवर्नमेंट क्या है? सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं? गवर्नमेंट क्या है? तो साथियों, सरकार को लेकर जैसे आज हमारे जीवन में अगर आप देखेंगे तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में जब आप देखते हैं, डेली लाइफ में जब आप देखेंगे, तो सरकार बहुत सारे जगहों पर आपको इफ़ेक्ट करता है, प्रभावित करता है, आप उससे जुड़े हुए हैं। सरकार जो है दवाइयाँ चला रहा है, अस्पताल चला रहा है, बहुत सारा वेलफेयर का काम कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है। आप बनारस में रह रहे हो तो आप सरकार रोज देखोगे, कहीं खुदाई हुई है, कहीं गड्ढा खोदा गया है, कहीं कुछ है, कहीं पाइपलाइन बिछ रहा है, कहीं सड़क उधर से सड़क को प्लेन किया जा रहा है, तब तक पीछे से खोदते हुए आ रहा है पाइपलाइन वाला। तो सरकार, आप सरकार से घिरे हुए हैं, लेकिन सरकार को अगर परिभाषित करना हो, डिफाइन करना हो या एक एक मतलब एक आम रूप से एक सहमति जाहिर करके एक परिभाषा देनी हो, तो क्या कहेंगे सरकार के बारे में? तो देखिए, सरकार को जो है हम लोग इस तरीके से आम सहमति का एक मतलब एक परिभाषा दे सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है? सरकार क्या है? तो सरकार जो है वह लोगों का समूह है। यानी गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। लोगों का क्या है? समूह है। लेकिन कैसे लोगों का? क्या जो चौराहे पे बैठे लोग हैं उनके समूह को आप सरकार कहेंगे? ऐसा नहीं है। तो फिर सरकार क्या है? तो सरकार देखिए, ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करता हो, जो कानून का निर्माण करता हो, मेक्स लॉ, या कह सकते हैं मेकिंग लॉ, या रूल्स कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, या रूल्स कह सकते हो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस मतलब कि न्याय की स्थापना। यानी कि सरकार हम किसे कहेंगे? कि लोगों का वह समूह जो क्या कर रहा है? नियम बनाता है। लोगों का वह समूह जो नियमों को लागू करवाता है, और लोगों का वह समूह जो न्याय स्थापित करने का काम करता है, वो सम्मिलित रूप से सरकार कहलाता है। एक-एक काम करने वाले को सरकार नहीं करेंगे कहेंगे, ये सभी कार्य जो करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ये सारा काम जो कर रहा है वही सरकार है। यानी साथियों, तो फिर हम कहेंगे कि क्या इसमें कोई अंतर है? तो ये जो तीनों काम आप देख रहे हो, इसको हम जब अलग-अलग देखेंगे तो कहेंगे कि यह लेजिस्लेचर है। क्या है? लेजिस्लेचर है। क्या है ये? तो लेजिस्लेचर है। अब लेजिस्लेचर में भी आप देखेंगे कि जब हम फेडरल सिस्टम के तहत जब शक्तियों का बंटवारा करेंगे केंद्र और राज्य के बीच में, तो आप देखेंगे कि यूनियन लेजिस्लेचर होगा और स्टेट लेजिस्लेचर होगा, दोनों स्तर पे होंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ लेजिस्लेचर है ये, जो नियमों को लागू करवाता है, उस बॉडी को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहते हैं, यानी कि कार्यपालिका कहते हैं। ये लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो विधि बना रही है, ये एग्जीक्यूटिव जो नियमों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, लागू करने का काम करती है, ये विधायिका है। और ये क्या है साथियों? तो इसे हम लोग जुडिशियरी कहते हैं, यानी कि न्यायपालिका। जुडिशियरी यानी न्यायपालिका। यानी सरकार के ये जो तीनों जो हैं, ये ऑर्गन्स कहलाते हैं। यानी देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी।
3 अंग हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है प्यारे बच्चों? अब देखिए यहां पर एक बात आप मुझे बताइए कि क्या ये 3 अंग आज मॉडर्न समाज में हमें दिखाई दे रहा है या प्राचीन काल में भी ये तीनों अंग थे जो जिनको जो जो कि हमारे समाज में विद्यमान था? तो क्या ये तीनों अंग थे समाज में? तो साथियों अगर मैं बात करूं तो ये राजाओं के समय भी था, लेकिन आप कहेंगे कि राजा तो अकेले शासन करता था, संसद कहाँ थी, कहाँ कार्यपालिका, कहाँ विधायिका, कहाँ न्यायपालिका? तो साथियों राजा भी शासन करता था और उस समय भी जब राजा सरकार के रूप में था, उस समय भी राजा के साथ बहुत सारे लोग होते थे, उसके मंत्री होते थे, सिपह सालार होते थे, बहुत सारे उसके राजगुरु होते थे, बहुत सारे लोगों को मिलाकर वो शासन करता था एक साथ। अकेले कोई व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ग्रुप है लोगों का। लेकिन आप पूछेंगे फिर कि सर विधायिका कहाँ थी, कार्यपालिका कहाँ था, न्यायपालिका कहाँ था? तो मेरे साथियों आपको मैं बता दूं कि एक ही व्यक्ति के अंदर निहित होता था। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये तीनों एक ही व्यक्ति में शामिल होता था, वो था राजा। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा मेरा वचन ही शासन है। शिवगामी देवी ने जो कह दिया वही विधि बन जाता था, लॉ बन जाता था। उसने कहा देवसेना को बेड़ियों में जकड़ लो, क्योंकि इसने हमारे दंड विधानों का क्या किया, अपमान किया। अब बेड़ियों में जकड़ के उसे राजमहल के सामने लाया गया। इट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी एग्जीक्यूटिव का भी काम करवाया जा कर रही हैं वो, और इनके द्वारा ही कहा जाता है कि इन लोगों ने दंड विधानों का अपमान किया है, इसलिए इन्हें राज दरबार से बाहर निकाला जाता है। यानी कि शिवगामी देवी ने बाहुबली और उनकी पत्नी को बाहर निकाल दिया, यानी कि ये काम जुडिशियरी का काम भी इन लोगों ने कर दिया। यानी राजा ही विधायिका का काम भी करता था साथियों, जो बोल दिया कानून हो गया। लोगों को पकड़ के लाते थे पुलिस, वो भी डायरेक्ट राजा के कंट्रोल में होता था। इसके बाद राजा ही न्याय भी करता था, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये तीनों ऑर्गन राजा के अंतर्गत ही आते थे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी कि सरकार के अंदर ही कितने ऑर्गन हैं, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी ये 3 ऑर्गन यहां पर काम करते हैं। गवर्नमेंट है क्या, तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का समूह है जो क्या करता है, तो करता क्या है, तो भाई वो मेकिंग लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय देने का काम करता है। और न्याय या दंड भी दे सकती है जुडिशरी, क्योंकि न्याय स्टैब्लिश करने के लिए कभी कभार दंड देना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपका क्लियर हुआ होगा। हमने आज देखा कि भाई पॉलिटी क्या है, पॉलिटिकल किसे कहते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है। तो पॉलिटी जो है फंक्शनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इन तमाम चीजों को हमने देखा, और हम लोग जो है सरकार को भी समझ लिए कि गवर्नमेंट क्या है। हमने टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी देखा, रिटेन और ओरल क्या होता है, कैसे होता है। तो इन तमाम चीजों को हमने पढ़ा, और इसी तरीके से अब हम लोग अगले लेक्चर में आगे की चीजों को पढ़ाएंगे, बताएंगे कि आगे क्या है। और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होता है, बहुत सारे शब्द हैं जो संविधान और पॉलिटी से जुड़े हुए हैं, उसको भी मैं क्लियर करूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे धीरे धीरे सिलेबस में एंटर करेंगे और फिर चीजों को लेकर चलेंगे। तब तक आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और रेगुलर इस पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और आपकी सिविल सर्विसेज की तैयारी में यह चैनल मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर वही होता है जो आपको मार्ग तक पहुंचने में सहायक होता है। तो ये चैनल मील का पत्थर है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।